आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां नरेंद्र मोदी इस वक्त बोल रहे हैं। कोटि कोटि जनों ने कर लिया है। कांग्रेस और उसके साथी दलों की विदाई ये देश ने तय कर ली है मित्रों। और कांग्रेस मुक्त भारत ये इस बार साकार होके रहेगा, ये नजारा साफ कह रहा है भाई। भाइयों बहनों, मुझे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विशेष अभिनंदन करना है। पंद्रह दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि थी और उस दिन पूरे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में एकता दौड़ का आयोजन किया था। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश के हर कोने में इस ठंड में लाखों नौजवान एकता दौड़ के लिए दौड़े, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करके दौड़े और ये विश्व रिकॉर्ड बन गया कि एक दिन में एक ही समय हिंदुस्तान के 1100 से अधिक स्थानों पर 50 लाख लोग दौड़े थे भाइयों। हमारे ओम प्रकाश जी मुझे बता रहे थे कि अभी जो लोहा संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनने वाली है। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। अमेरिका में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, उससे ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उससे 2 गुना बड़ी होने वाली है, डबल। और भारत के हर गांव से किसानों ने खेत में जो औजार काम में लाया है, उस औजार के लोहे का टुकड़ा देश के हर गांव से इकट्ठा करके उससे सरदार साहब की प्रतिमा बनने वाली है। एकता का एक अभिनव प्रयास, और उस प्रयास में उत्तर प्रदेश ने जो साथ और सहयोग दिया है, जो उत्साह और उमंग दिखाया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के हर गांव का, हर किसान का, हर नौजवान का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो लोग आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, भैया जगह ही नहीं है, क्या करोगे? इतनी बड़ी जनमेदनी, अब कितनी ही कोशिश करो आगे नहीं आ सकते भैया। मैं जहां नजर दौड़ाता हूं भैया, लोग ही लोग हैं। चारों तरफ ऐसा दृश्य, जनता जनार्दन के दर्शन ये ईश्वर के दर्शन बराबर होते हैं। ये सौभाग्य हमें मिला है। भाइयों बहनों, ये गोरखपुर की धरती ऐसी है जहां
हमारी महान सांस्कृतिक विरासत, हमारे ऋषियों मुनियों का चिंतन, हमारे ज्ञानियों की सांस्कृतिक रचनाएं, इन सबको अक्षरदेह देने का काम गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा हुई है। एक प्रकार से ये ज्ञान की उपासना का काम हुआ है और वही समाज आगे बढ़ता है जो हर युग में, हर समय ज्ञान उपासना की अपनी साधना निरंतर बनाए रखता है। और उस काम में गोरखपुर की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। उस धरती को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, दो 2014 का चुनाव कैसा होगा, उसका एक ट्रेलर अभी अभी हुआ है। हमारे देश के 5 राज्यों में चुनाव हुआ और 4 राज्यों में सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला। लेकिन उसमें भी मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कुछ लोग मानते हैं दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, आदिवासी हो, ये तो कुछ ठेकेदार मानते हैं कि उनकी जेब में है। सालों से ये लोग दलित को, पीड़ित को, शोषित को, आदिवासी को इंसान मानने को तैयार नहीं थे। वे उसे वोट बैंक मानते थे, वोट बैंक मानते थे। और ये ठेकेदारों का मत था कि भारतीय जनता पार्टी आसमान से नीचे गिरे लेकिन दलितों में, आदिवासियों में अपनी जगह नहीं बना सकती है। ये इनके दावे थे। भाइयों बहनों, आज गोरखपुर की पवित्र धरती से मैं कहना चाहता हूं, अभी अभी जो 4 राज्यों के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, वहां का नजारा क्या है? राजस्थान में अनुसूचित जाति की 34 सीटें हैं। कितनी भाइयों? जरा याद रखिए कितनी? उसमें से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, एक भी। 34 में से अनुसूचित जाति की 32 सीटें राजस्थान में वहां की जनता जनार्दन ने कमल के निशान पर मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया है। भाइयों बहनों, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की 10 सीटें हैं। कितनी? जरा जोर से बोलिए कितनी? और कांग्रेस को कितनी मिली? भाइयों बहनों, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली है, 1 सीट। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश में 35 सीटें हैं अनुसूचित जाति की। कितनी है भैया? जरा जोर से बोलिए, कितनी? 35 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। मैं उत्तर प्रदेश के मेरे दलित, पीड़ित, शोषित समाज में पीछे रह गए भाइयों बहनों को आज विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का अवसर मिला है, हमारी प्राथमिकता रही है गरीबों का कल्याण हो, लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए ताकतवर बने, समाज के पीड़ित शोषित लोग गरीबी से मुक्ति का एहसास करें, और उसी का परिणाम है कि आज दलित, पीड़ित, शोषित आदिवासी समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक विश्वास पैदा हुआ है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी गरीबों की बातें हर बार करती आई है। चुनाव आते ही कांग्रेस को गरीब याद आते हैं। वो गरीबी की माला झपना शुरू कर देते हैं। मैं कभी कभी सोचता था कि देश की आजादी के 60 साल से भी अधिक समय हो गया, लगातार कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला। वे गरीबों की गरीबी की बातें करते रहे, लेकिन गरीबों की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आया? साठ साल में बदलाव ना आए, ऐसा तो देश नहीं हमारा। कारण क्या है? भाइयों बहनों, इसका जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश करता था कि कांग्रेस की वो कौन सी मानसिकता है, कांग्रेस की वो कौन सी रणनीति है, कांग्रेस की वो कौन सी सोच है जिसके कारण गरीबों के इतने वोट मिलने के बाद भी, उनका छोटा मोटा हर नेता गरीबों की बात करता है, उसके बावजूद भी देश में गरीबी लगातार बढ़ती क्यों चली जा रही है? इस सवाल का जवाब मुझे अभी अभी मिल गया है। भाइयों बहनों, इसका मूल कारण है कांग्रेस पार्टी को गरीबों को गरीब रखने में ही उनका राजनीतिक भविष्य छिपा हुआ है। कि कांग्रेस पार्टी का गरीबों के तरफ देखने का नजरिया क्या है? मेरे भाइयों बहनों, मुझे एक जवाब देंगे आप? आप जवाब देंगे? जवाब देंगे? क्या गरीबों का अपमान सहेंगे? क्या गरीबों का अपमान करने का प्रयास सहेंगे? गरीब विरोधी कांग्रेस की मानसिकता सहेंगे? गरीबों को वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस को सहेंगे? भाइयों बहनों, गरीबी के खिलाफ, और ये सिर्फ चाय वाले का विषय नहीं है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं 12 रुपए में खाना मिल जाता है। दूसरा नेता कहता है 5 रुपए में खाना मिल जाता है। भैया 12 रुपए में खाना मिल सकता है क्या? जरा बोलो तो उनको समझ आए जरा। मिल सकता है क्या? 5 रुपए में खाना मिल सकता है क्या? ये गरीब का मजाक नहीं है तो क्या है?
भाइयों बहनों, गरीबी क्या होती है, गरीब कैसे जिंदगी गुजारा करता है। ठंड ज्यादा पड़ जाए तो भी गरीब मरता है, धूप ज्यादा निकल जाए, गर्मी हो जाए तो भी गरीब मरता है, बीमारी फैल जाए तो भी गरीब मरता है। सारे संकट अगर किसी को झेलने पड़ते हैं, वो गरीब को झेलने पड़ते हैं। लेकिन दिल्ली में बैठी हुई सरकार या लखनऊ में बैठी हुई सरकार, उनको गरीबी के खिलाफ लड़ने की उनकी तैयारी नहीं है, इच्छा नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समय की मांग नहीं है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ें? क्या समय की मांग नहीं है कि हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ें? भाइयों बहनों, क्या कारण है कि गंगा यमुना के प्रदेश हो, मां गंगा इस धरती को पुलकित करती हो, लेकिन आज भी मेरे किसान की जिंदगी में सुख चैन के दिन नहीं आए हो? उसके कारण कौन जिम्मेवार है? भाइयों बहनों, खास करके ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहां के लोग मेरे गुजरात में न रहते हो। मेरे गुजरात में रोजी रोटी न कमाते हो। भाइयों बहनों, कौन नौजवान बेटा है जो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़ करके सैकड़ों किलोमीटर दूर गुजरात जाना पसंद करे? कौन बेटा है जो अपना गांव, अपने साथी, अपने खेत खलिहान, अपने बूढ़े मां बाप छोड़ करके इतनी दूर चला जाए? क्यों? अगर यहां उसे रोजी रोटी मिलती, उसको मेहनत करने का अवसर मिलता, तो मैं नहीं मानता हूं कि मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान को गुजरात जाने की नौबत आती। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश पर परमात्मा ने इतना सारा दिया है, इतनी प्राकृतिक कृपा है। अगर सही अर्थ में दिशा पकड़ करके अगर यहां 10 साल मेहनत की जाए, 10 साल, ये उत्तर प्रदेश गुजरात से भी आगे निकल सकता है। ऐसा उत्तर प्रदेश बन सकता है। भाइयों बहनों, आज बनारस में नेताजी ने हमें ललकारा है। मुझे खुशी का विषय है मेरे लिए कि इन दिनों मैं जहां जहां जाता हूं, बाप और बेटा दोनों मेरा पीछा करते हैं। और आज उन्होंने कहा कि मोदी जी की हैसियत नहीं है कि यूपी को गुजरात बना सके। नेताजी, गुजरात बनाने का मायना मालूम है आपको? गुजरात बनाने का मतलब क्या होता है पता है नेताजी? गुजरात बनाने का मतलब होता है 24 घंटे बिजली, 365 दिन बिजली, हर गांव गली में बिजली,
नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। आप नहीं बना सकते। नेताजी, गुजरात बनाने का मतलब होता है लगातार 10 साल तक 10% से भी ज्यादा कृषि दर बनाना, इसका मतलब गुजरात होता है 3-4% में लुढ़क जाना। ये नेताजी आपकी हैसियत का नमूना है।